राधा बहुत बड़ी कंजूस औरत थी। मोहल्ले में भी हर कोई राधा की कंजूसी के बारे में बखूबी जानता था। एक दिन राधा की बहू पूनम सब्जी बनाने के लिए आलू काट रही होती है। ये देख राधा वहाँ जाती है और बोलती है, बहू ये क्या है, इतने सारे आलू? अरे हमारे घर में कोई भंडारा तो हो नहीं रहा। माँ जी, आप भूल गई क्या? आज आपकी दूर की बहन आने वाली है। कल ही तो आपने मुझे बताया था ना, और अब खुद ही भूल गई। अरे दूर की बहन आ रही है तो क्या हुआ है, हम उसके लिए 56 भोग बना दें? नहीं नहीं, कुछ मत बनाना। बिना बात के क्यों मेहमान को सर पर चढ़ाना है? हाँ माँ जी, मेहमानों के लिए इतना तो बनता है ना। मैं बस आलू टमाटर की सब्जी और पनीर की ही सब्जी बना रही हूँ। साथ में चावल और पूड़ियाँ हो जाएंगी बस। हे भगवान, बहू तू क्यों मुझे मारने पर लगी हुई है? पनीर की सब्जी चावल, तू पागल तो नहीं है? देख, खाना कम ही बना। अगर मेहमानों को खाना कम भी पड़ गया तो कोई बात नहीं, अगली बार से आएंगे ही नहीं। राधा ही खुद सारा खाने का हिसाब बताती है और खाने के नाम पर बस खिचड़ी बनाने को बोलकर चली जाती है। कुछ देर बाद राधा की बहन मंजू आती है। चाय नाश्ते के कुछ देर बाद सब लोग खाना खाने बैठ जाते हैं। पूनम पनीर की सब्जी, पूड़ियाँ, चावल, आलू मटर की सब्जी सब परोस देती है। ये देखकर राधा को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, बहू ये क्या है? मैंने तुझे कहा था ना खिचड़ी बनाने को। कुछ हल्का ही खाना चाहती होगी, तू ये सब बनाकर क्यों रख दिया तूने? आपकी बहन के घर दूर नहीं है, बस 15 मिनट के रास्ते में है। मुझे तो लग रहा है कि ये भी कम ना लगे मौसी जी को। जितना पूनम अपनी सास से परेशान थी, उतना ही राधा भी अपनी बहू से परेशान थी। कभी भी खर्चा करने के लिए सोचती नहीं थी और वो अपनी सास से पूरी अलग होती है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद राधा की पड़ोसन विमला आती है और पूनम से कहती है, अरे पूनम बहू, वो मुझे टमाटर और मिर्च चाहिए थी। 2 दिन से बाजार नहीं गई ना, तो थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए आज थोड़ा चटपटा खाने का मन कर रहा है। तो टमाटर और मिर्च ही नहीं थी, ज़रा दे देगी बहू? हाँ, अरे क्यों नहीं आंटी जी, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आपकी तबीयत खराब थी? मैं खुद ही आपके लिए खाना बना लाती। सच में आप हमें तो पड़ोसी समझते हो ना। नहीं बहू, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं तो बस ज़्यादा यहाँ इसीलिए नहीं आती क्योंकि तेरी कंजूस सास है ना, वो बहुत आतंक मचा देगी। क्या आंटी जी, आप भी ना। अरे आपकी तबीयत ठीक नहीं है, हमारे लिए आपकी तबीयत ज़्यादा ज़रूरी है। आप यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। पूनम रसोई में जाती है, लेकिन तब तक विमला के पास राधा आ जाती है। तुझे शर्म नहीं आती है विमला? अरे घर में बेटा इतनी अच्छी नौकरी कर रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ मुंह उठाकर चोरी करने आ गई। हद होती है किसी चीज़ की। राधा, मेरी तबीयत खराब थी इसीलिए मैं बाजार नहीं जा पाई। अगर ठीक होती तो मैं कभी भी तेरे घर कुछ मांगने नहीं आती। लेकिन अब तो ठीक हो गई है ना तू बिल्कुल? है तो अब क्यों है यहाँ मुंह उठाकर आई है? देख, मेरी बहू वैसे ही पागल है और तू उसके पागल होने का फ़ायदा मत उठा। कोई सामान चाहिए तो खुद अपने पैसे से लेकर आ, यहाँ मुंह उठाकर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। राधा की बात सुनकर विमला वहां से चली जाती है। तभी पूनम हाथ में कटोरा जिसमें सब्जी और मिर्च टमाटर होता है वो लेकर आती है। अरे माँ जी, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ विमला आंटी आई थी, वो कहाँ चली गई? हाँ, भगा दिया मैंने उसे। हर बार मांगने आ जाएगी और हम उसे देते ही रहेंगे क्या सामान? आज मुंह पर सुन कर गई है, अब शर्म होगी तो आएगी ही नहीं। माँ जी, शर्म तो आपको आनी चाहिए। हमेशा विमला आंटी हमारी मदद करती हैं, लेकिन आपको कभी वो नहीं दिखेगा, और आज तो आपने उन्हें सुना भी दिया। पूनम अपनी सास को सुनाकर वहां से विमला के घर उसकी मदद के लिए चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद पूनम के घर के बाहर एक बाबा आते हैं। बेटी, कुछ खाने को दे दो, 2 दिन से खाना नहीं खाया है। बाबा की आवाज सुनकर वहां पूनम खाना लेकर जाती है और बाबा को खाना खिलाकर आती है। तभी अपने कमरे से निकलकर वहां राधा आ जाती है और ये देखकर राधा उन बाबा के आगे ही कहती है, अरे बहू, तू क्यों हमें सड़क पर लाने पर तुली है? ऐसे बाबा रोज देखती रहती हूँ मैं। अरे ठीक ठाक है, कमा के भी तो खा सकते हैं ना ये, लेकिन नहीं, इन्हें तो बस भीख ही मांगना है। बेटी, मेरा एक पैर नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बहुत मेहनत करता हूँ। अब शरीर में इतनी जान नहीं है कि कहीं कमा सकूं। अरे अरे रहने दो, मेरी बहू आपकी बातों में आ सकती है, मैं नहीं। माँ जी, आप क्यों ऐसे बोलते जा रही हो? अरे अगर किसी की हमने मदद कर दी तो उसका फल भी तो हमें ही मिलेगा ना। सच में आपके सीने में दिल नहीं है क्या? बहू तू मुझे मत बोल कुछ।
अरे तुझे खुद ही हमारे घर के बारे में सोचना चाहिए। अगर हम ऐसे ही लोगों में खाना पानी बांटने लग गए तो हमारा क्या होगा। राधा की कड़वी बातें सुनकर वो बाबा भी वहां से जाने लगते हैं, लेकिन पूनम अपनी सास के खिलाफ जाकर उन बाबा को अच्छे से बैठाती है और खाना भी खिलाती है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद राधा और पूनम दोनों विमला के घर जाते हैं, क्योंकि विमला के घर पार्टी थी। पार्टी में तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, खूब खाना जो मिलता है। बहू सुन, तू कल के लिए भी यहीं से खाना रख लियो, ठीक है ना। माँ जी, अब तो आपको शर्म नहीं आ रही? उस दिन विमला आंटी को सुनाया और आज उनके घर ही आ गई। चुप कर तू, ये सब जरूरी होता है। राधा यहाँ घूम घूम कर खूब खाना खा रही होती है। तभी राधा सीढ़ियों से ऊपर जाती है। ऊपर कोई भी नहीं होता और एक कमरा भी वहाँ पर खुला होता है, जहाँ विमला ने अपने सारे पैसे जेवर रखे थे। वो सब कुछ राधा देखने लगती है। इतने सारे पैसे जेवर, लगता है भगवान ने ही मुझे यहाँ भेजा है। विमला ने बहुत मांगा है ना मुझसे, अब मैं अपना सब वापस लूंगी विमला। राधा सब कुछ चोरी कर लेती है। ये सब जब विमला हाय तौबा मचाने लगती है, वहाँ पुलिस आ जाती है। सबकी तलाशी लेती है, लेकिन चोरी किया हुआ सामान पूनम के पर्स में मिलता है। बहू, मैंने तुझे तेरी सास से अलग समझा, लेकिन तू सच में ही अपनी सास से अलग निकली हैं? तू चोरी करती है? अरे तुझसे अच्छी तो तेरी सास है, कम से कम वो चोरी तो नहीं करती है ना। मैं सच कह रही हूँ, ये सब मैंने नहीं चुराया है। पूनम काफी रोने लग जाती है और उस कमरे में जाती है जहाँ चोरी हुई होती है। वहाँ जमीन पर गिरा हुआ पूनम का एक ईयररिंग मिलता है। ये कान का तो माँ जी का है। इसका मतलब माँ जी ने ही चोरी की है और उनका इल्जाम मुझ पर आ गया। पूनम को पता चल जाता है और फिर सबसे वो कहती है, मैंने पहले ही कहा था कि मैंने चोरी नहीं की है और अब उसका सबूत मेरे हाथों में है। बहू, अब तू अपनी गलती मान ले, माफ कर देगी विमला। हाँ बस करो माँ जी, ये आपका ही ईयरिंग है जो यहाँ मिला और आपके कान में अभी एक ही पहना हुआ है आपने। सच सामने आ जाता है, जिसके बाद विमला राधा को पुलिस के हवाले तो नहीं करती, लेकिन अब राधा को खुद अक्ल आ जाती है। जेठानी बनी सौतन। रमा और सहदेव को दो बेटे होते हैं, बड़ा बेटा अभिनव और छोटा बेटा विवेक। अभिनव की शादी नायरा से हुई होती है और विवेक की शादी सुरभि से। सुरभि ऑफिस जाया करती थी और उस कारण वो विवेक और ससुराल पर बहुत कम ध्यान देती थी। जब विवेक और सुरभि की शादी को 1 महीना पूरा हो जाता है, तभी विवेक ऑफिस से छुट्टी लेकर सुरभि के लिए अपने हाथों से दिल के आकार का केक बनाता है। हैप्पी 1 मंथ एनिवर्सरी मेरी जानेमान बीवी साहिबा। हैप्पी 1 मंथ एनिवर्सरी विवेक। चलो ना सुरभि, जल्दी से ये केक कट करते हैं। तुम्हारा ये फेवरेट स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है ना। और हाँ, मैंने ना आज कैंडल लाइट डिनर प्लान कर रखा है। विवेक, मेरे पास आज 1 मिनट का भी टाइम नहीं है, क्योंकि आज मेरी बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ मीटिंग है और मुझे उन्हें प्रेजेंटेशंस भी दिखाने हैं। आई जस्ट डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू मैनेज एवरीथिंग टुडे। मैंने तो सारी तैयारियां कर रखी है ना। तो क्या मैं क्या करूँ फिर विवेक? मुझे ना दुनिया भर के काम है और फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी भी कोई मनाता है क्या? विवेक बाय, आई हैव टू गो। लेकिन सुरभि विवेक की बात सुने बिना वहां से चली जाती है। विवेक को उसके इस व्यवहार से बहुत बुरा लगता है। तभी वहां पर नायरा आती है और वो सब देखकर समझ जाती है कि विवेक क्यों उदास है। देवर जी। नायरा भाभी, आप आइए ना भाभी। ये कैपुचिनो कॉफी आपने किसके लिए लाई है? ये कॉफी मैंने अभिनव के लिए बनाई थी। मैं जानती हूँ कि आपको भी ये कॉफी बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने आपके लिए और सुरभि के लिए भी ला दी। हाउ स्वीट। थैंक यू भाभी। देवर जी, मैं जानती हूँ कि आपके और सुरभि के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। सुरभि को समझना होगा कि घर गृहस्थी, पति और ऑफिस दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब मैं भी अपना ऑनलाइन बिजनेस करती हूँ ना, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुंह कभी नहीं मोड़ती। आई डोंट नो भाभी, लेकिन जब से शादी हुई है ना, तब से सुरभि और मैंने एक साथ ठीक से आधे घंटे का समय भी नहीं बिताया होगा। सुरभि काम से आकर थक जाती है और मुझसे बिना कुछ बोले और बात किए ही सो जाती है। मैं इस 2 तरफा रिश्ते में बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ।
आई जस्ट होप कि समय के साथ सब कुछ पहले जैसे ही एकदम ठीक हो जाए और शादी के पहले वाली सुरभि फिर से लौट आए। चलिए कॉफी पीजिए। अब सुरभि की कॉफी तो वेस्ट हो जाएगी। एक काम कीजिए भाभी, आप ही इसे पी लीजिए। ठीक है, माँ जी और पापा जी भी नहीं पीते हैं, तो इसे तो अब मुझे ही पीना पड़ेगा, आपको कंपनी देते हुए। सुरभि वहां आ जाती है और दोनों देवर भाभी को हंसते हुए कॉफी पीते हुए देखती है। उसे बहुत गुस्सा आता है। अरे सुरभि, तुम यहाँ? हाँ जेठानी जी, वो एक्चुअली मैं अपना पेन ड्राइव ड्रॉर में ही रखकर भूल गई थी, इसीलिए लेने आई थी। सुरभि अपना पेन ड्राइव लेकर चली जाती है। एक दिन बारिश में भीगने के कारण विवेक को सर्दी बुखार हो जाता है और तभी सुरभि, मेरे लिए प्लीज अदरक वाली चाय ला दो, प्लीज बना कर ला दो ना, और मेरे पास बैठकर मुझसे बातें करो ना बेबी, बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। विवेक, मुझे ढेर सारा काम पड़ा है ऑफिस का। तभी उनके कमरे से गुजरती हुई सास रमा सुरभि की बात सुन लेती है और आकर गुस्से से कहती है, क्यों रे सुरभि बहू, अरे तूने अपने काम से शादी करी है क्या, या मेरे बेटे से? जब देखो तब ऑफिस ऑफिस ऑफिस, अरे आग लगे तेरे ऑफिस को। हाँ नहीं तो। माँ जी, माइंड योर लैंग्वेज। माँ, सुरभि। सहदेव, अभिनव और नायरा भी वहां आ जाते हैं। क्या हुआ रमा, क्यों चिल्ला रही हो? हाँ माँ, क्या हो गया? अरे और क्या होगा, ये सुरभि बहू दिन के 24 घंटे बस अपने ऑफिस की राग अलापती रहती है। अरे ऑफिस के अलावा भी तेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ रिश्ते हैं। अरे हमें नहीं, कम से कम खुद के पति को तो देख, उसकी चिंता कर। पैसे कमाते कमाते कहीं रिश्ते ना खो बैठे तू एक दिन। हाँ, गधेड़ी कहीं की। सुरभि, अब जब देवर जी की तबीयत खराब है तो रुक जाओ ना। इस तमाशे के बाद तो मैं हरगिज नहीं रुकूंगी यहाँ पर। फेड अप ऑफ दिस फैमिली। सुरभि गुस्से में वहां से चली जाती है और विवेक के लिए गर्मा गर्म अदरक की चाय बनाकर लाती है और उसके पास रुकती है। अगले दिन सुरभि की ऑफिस में होने वाली मीटिंग एक कैफे में शिफ्ट हो जाती है और वो, उसका बॉस और क्लाइंट्स एक दूसरे को कैफे में मिलते हैं। तभी सुरभि वहां अपनी जेठानी नायरा और पति विवेक को देखकर हैरान रह जाती है। थैंक यू नायरा भाभी, मुझे यहाँ कैफे में लाने के लिए। यहाँ आकर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अब इसके बाद हम दोनों मंदिर में जाएंगे, वहाँ पर माँ जी और अभिनव भी आने वाले हैं। ओके भाभी। विवेक और नायरा जब कैफे से बाहर निकलने वाले होते हैं तभी नायरा का पैर मुड़ जाता है और उसे मोच आ जाती है, जिसके बाद विवेक उसे अपनी बाहों में उठाता है और कार में बैठाकर ले जाता है। ये सब देखकर सुरभि को बहुत जलन हो जाती है। ये जेठानी जी मेरे सौतन बनने के पीछे क्यों तुली हुई है? मुझे ऐसा नहीं होने देना चाहिए। विवेक सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा। विवेक और नायरा की बढ़ती दोस्ती को सुरभि प्यार समझने की भूल कर बैठती है। देवर जी, आपके लिए ये मैं आज शर्ट लेकर आई हूँ, आप पर ये रंग बहुत जचेगा। क्यों अभिनव? अरे बिल्कुल बिल्कुल भाई, जचेगा। थैंक यू भाभी। कुछ दिनों बाद एक दिन अचानक से सुरभि का बॉस उसे आकर उसका टर्मिनेशन लेटर देते हुए कहता है, ओह सुरभि, आई एम रियली सॉरी टू इन्फॉर्म यू दिस, लेकिन बेटा तुम्हारे वजह से कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हुआ है। तुमने एक नहीं बल्कि 5 इंटरनेशनल क्लाइंट्स लूज किए हैं बेटा, जिस कारण मैं तुम्हें अभी के अभी टर्मिनेट कर रहा हूँ। कंपनी के रूल्स ही ऐसे हैं, मुझे तुम्हें टर्मिनेट करना पड़ रहा है, सॉरी। लेकिन सर मेरी बात तो सुनिए। सुरभि जब घर पहुंचती है तभी वो देखती है कि घर पर कोई नहीं है और विवेक और नायरा एक दूसरे को खाना खिला रहे हैं। ये लीजिए देवर जी, खाना अच्छा बना है ना? हाँ भाभी, यू आर अमेजिंग। लीजिए ना, आप भी खाइए। नायरा और विवेक को एक साथ देखकर
सुरभि को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है और जब वो अपनी आंखें मलकर देखती है तो उसे दिखाई देता है कि उसने जो अभी अभी देखा वो एक सपना था। असल में तो सब सो गए हैं, बस अकेला विवेक ही जाग रहा है और हॉल एरिया में बैठकर अपनी और सुरभि की शादी की फोटो एल्बम देख रहा होता है। विवेक, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे जज्बातों की कभी कदर नहीं की। मैं काम को इतनी इम्पोर्टेंस देने लगी कि मैं भूल ही गई कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। मेरा जॉब नहीं रहा, मुझे जॉब से निकाल दिया गया है। क्या? ये कैसे हुआ विवेक? जो हुआ अच्छा ही हुआ। अब इस धक्के से मैंने सब कुछ सीख लिया है। मैं अब एक अच्छी बीवी बनकर दिखाऊंगी, और बीवी ही नहीं, एक अच्छी बहू, एक अच्छी देवरानी, अच्छी एम्प्लॉय, सब कुछ। मुझे प्लीज माफ कर दो विवेक। आई लव यू सो मच सुरभि। और इस तरह आखिर में सुरभि और विवेक एक हो ही जाते हैं और सुरभि अपने पति को समय देने लगती है और घर गृहस्थी को ठीक से संभालने लगती है। वहीं थोड़े दिनों बाद उसे एक अच्छी जॉब की अपॉर्चुनिटी आती है और वो जॉब ज्वाइन कर लेती है, लेकिन इस बार वो अपनी जॉब के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों को भी बखूबी संभालती है और किसी को ठेस नहीं पहुंचाती।